हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आर्या बेटा तैयार हो गई, एक आध घंटे में बस 12 दरवाजे पर पहुंचती ही होगी। हीरालाल जी ने अपनी भांजी आर्या से कहा, जी मामा जी, बस चूड़ियां पहननी बाकी रह गई हैं। मामी जी सारे सामान के साथ रखना भूल गई थी, इसीलिए दूसरे कमरे से लाने गई हैं। आर्या ने उत्तर दिया, बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहनी थी तुमसे। हीरालाल जी कुछ सकुचाते से बोले, जी कहिए मामा जी, ऐसी क्या बात है जो आप इतना संकोच कर रहे हैं। आर्या ने पूछा, वो तो मैं किसी से मिलवाना था। हीरालाल जी बोले, जी कौन है वो? आर्या ने बहुत ही उत्साहित होकर पूछा। तुम खुद ही देख लो। इतना कहकर हीरालाल जी ने किसी को कमरे में अंदर आने को कहा। अरे आप अंदर आ जाइए। तभी सौल ओढ़े एक अधेड़ उम्र की औरत ने कमरे में प्रवेश किया और उस औरत को देखकर आर्या ने आश्चर्य से पूछा, मामा जी कौन है ये? ये तुम्हारी माँ है बेटा, हीरालाल बोले। ये सुनकर आर्या भड़क उठी और बोली, ये यहाँ क्या करने आई हैं? ये मेरी माँ है। इनसे पूछिए कि इन्होंने कभी माँ होने का फर्ज निभाया है। ये तो मुझे दो मुही बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई थी ना। आपने और मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आप और मामी ही मेरे माँ बाप हैं। ऐसी औरत मेरी माँ कभी नहीं हो सकती। अपनी अयासी के लिए अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर चली जाए, ऐसा मत कह बेटा। एक बार मेरी भी बात सुन ले। उस औरत ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से इसी वक्त चली जाओ। आर्या बोली। फिर उस वक्त औरत ने आर्या से कहा, सच कहा, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। और वो उसी समय वहां से रोते हुए चली गई। ये देखकर हीरालाल जी चुप ना रह सके और आर्या से बोले, ऐसा ना कह बेटा, इतनी कठोर मत बन, आखिर वो तुम्हारी माँ है। एक बार उसकी बात तो सुन ले। हीरालाल जी बोले, मामा जी आप इनकी सारी सच्चाई जानते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आर्या बोली, बेटा इनके बारे में जो तुझे पता है वो ही मुझे भी पता था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये मुझे मथुरा के एक मंदिर में कुछ विधवाओं के साथ मिली। मैंने इन्हें पहचान लिया और कहा कि जी जी, मैं आपका हीरालाल छोटा भाई। लेकिन इन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा कि जीजी आपकी बेटी की शादी है, उसे आशीर्वाद देने नहीं आएंगी। तब जाकर इन्होंने मुझसे कहा, हीरालाल मुझे माफ कर दे, मुझ जैसी कलंकिनी को तुझे भाई पुकारने का कोई हक नहीं है। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने किया वो मेरी मजबूरी थी। मैं असहाय और अकेली थी। मैं तुम लोगों की जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती। मुझसे दूर रहो। नहीं जी जी, आपको उसे आशीर्वाद देने आना ही होगा। मैंने कहा, नहीं हीरालाल, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। समाज ने मुझे अस्वीकार कर दिया है। मैं कैसे उसे आशीर्वाद देने आ सकती हूँ? जीजी बोली। तब जीजी से मैंने कहा, जीजी मुझे मालूम है कि समाज ने तुम्हें चरित्रहीन, कलमुही, कलंकिनी और ना जाने क्या क्या कहकर पुकारा। लेकिन मुझे पता है मेरी सरिता जीजी कभी भी ऐसा नहीं हो सकती। आज मुझे तुम्हारे बारे में सब सुनना है। तब मैं छोटा था तो तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलवा कर रहूंगा। तुमने आज तक जितनी भी राखियां मेरी कलाई में बांधी हैं, मुझे उन राखियों की सौगंध है। तब जाके वो मुझे वृद्धा आश्रम लेकर गई जहां वो रहती थी। वहां वो छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, जिससे उन्हें वहां 2 समय का खाना और रहने की छत नसीब थी। वहां जाकर जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मामा जी, क्या वो सब झूठ है जो हम लोगों ने माँ के बारे में सुन रखा है? आर्या ने पूछा। हाँ बेटा, वो सारी बातें पूरी तरह से सही नहीं है। हीरालाल जी बोले, तो क्या आप मुझे माँ के बारे में पूरी सच्चाई बताएंगे? आर्या बोली, तू सच में सुनना चाहती है? हीरालाल जी बोले, हाँ मामा जी, मैं उनके बारे में सच सच जानना चाहती हूँ। आर्या बोली, तो सुन अपनी माँ की सच्चाई। और हीरालाल जी ने सरिता जीजी की कहानी सुनानी शुरू की। बात उन दोनों की है जब मैं 10 साल का था और सरिता जीजी ने अभी 16वें साल में कदम रखा था। सरिता जीजी मेरे सगे ताऊ जी की बेटी थी। जीजी की माँ उन्हें जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। तब परिवार वालों के दबाव में आकर सरिता जीजी के पिताजी राजा राम जी ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ आखिर सौतेली ही निकली। वो तरह तरह के जुल्म ढाती सरिता जीजी पर यहाँ तक कि सरिता जीजी की 8वीं के बाद उनकी वजह से पढ़ ना सकी। सरिता जीजी पढ़ने में इतनी होशियार थी कि अगर उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिलता तो आगे चलकर वो जरूर डॉक्टर या इंजीनियर होती। सौतेली माँ किसी कारणवश माँ न बन सकी तो उसकी सारी भड़ास सरिता जीजी पर ही निकालती। कहती है कि ये मनुष्य है इसीलिए ऐसा हो रहा है। सरिता जीजी की माँ हमेशा बिना सिर पैर की बातें करती रहती। ताऊ जी और मेरे पिताजी के बीच घर का बंटवारा हो चुका था। दादा परदादाओं की पुरानी हवेली थी, इसीलिए जगह की कोई कमी ना थी। हवेली के 2 हिस्से होने के बावजूद भी दोनों परिवारों को बहुत बड़े बड़े हिस्से मिले थे। हवेली के पीछे ही बगीचा और गौशाला थी जहां 2 छोटी छोटी कोठरियां बनी थी। भूसा, लकड़ी और उपले रखने के लिए दोनों ही घरों को बड़े बड़े आंगन मिल गए और साथ में छत भी। मेरी माँ और ताई जी के बीच बिल्कुल भी बोलचाल नहीं था, क्योंकि ताई का स्वभाव बहुत ही खरा था।
उनकी किसी से भी ना पटती थी। ताई जी सब सरता जीजी के साथ गलत व्यवहार करती तो वो मेरी माँ से न देखा जाता। इसीलिए जब वो ताई जी से कुछ कहती तो ताई जी उनसे कहती कि तू छोटी है और मैं तेरी जेठानी हूँ, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। ये बात माँ को अच्छी नहीं लगती दादी के रहने पर। तब भी ताई जी का व्यवहार उतना खराब ना था सरता जीजी के साथ, लेकिन दादी के जाने के बाद तो जैसे उन पर चंडी सवार हो गई थी। ना तो वो छोटों को सहती और ना ही बड़ों का मान रखती। सरता दीदी की पढ़ाई बंद हो जाने के बाद ताऊ जी अक्सर उनके पढ़ने के लिए घर पर ही किताबें ले आते। वो घर का काम करती, उसके बाद जितना भी समय मिलता तो पढ़ लिया करती। इसी तरह एक रोज शाम का वक्त था और वो छत के किनारे बनी हुई दीवार के सहारे टेक लगाए बैठी थी। कुछ पढ़ रही थी, तभी उन्होंने देखा कि छत पर एक पतंग माजे सहित कटकर आ गिरी। उन्होंने उठकर इधर उधर देखा और सोचा कि न जाने ये पतंग कहाँ से उड़कर आई है। तभी उन्होंने छत की दीवार से नीचे झांककर देखा तो एक बड़ा सा लड़का और उसके संग एक छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे को तो वो पहचानती थी, लेकिन बड़े लड़के को उन्होंने पहली बार देखा था। छोटा बच्चा तो बगल वाली मंजरी भाभी का बेटा अवय था, लेकिन उसके साथ बड़ा लड़का न जाने कौन था। तभी उस बड़े लड़के ने कहा, माफ कीजिए, आपकी छत पर हम लोगों की पतंग कटकर गिर गई, वापस कर दीजिए। सरता जीजी ने पतंग उठाई और छत से फेंक दी। उस बड़े लड़के ने कहा, धन्यवाद जी, और इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद पतंग कटकर छत पर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक दिन उस बड़े लड़के ने सरता से कहा, आप कौन है और रोज रोज आपकी पतंग हमारे घर पर आकर ही क्यों गिरती है? मैं सब समझती हूँ जी, जो आप समझ रही हैं बिल्कुल वैसा ही है। वो बड़ा लड़का बोला, बड़े बदतमीज हैं आप। सरता बोली, जी वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन जब से आपको देखा तो बदतमीज हो गया हूँ। उस लड़के ने कहा, चलिए जाइए, मेरे पास फालतू समय बातों के लिए समय नहीं है, और इतना कहकर सरिता चली गई। अब वो लड़का घर की छत पर आकर किताबें पढ़ते हुए सरिता को निहारने पहुंच जाता। सरिता भी कभी कभी किताब के पीछे से कनखियों से झांककर उसे लेती तो वो मुस्कुरा पड़ता और सरिता जल्दी से फिर किताब के पीछे अपना चेहरा छिपा लेती। इधर उस लड़के ने सरिता के चचेरे भाई हीरालाल से भी दोस्ती कर ली। जब अब हीरा लाल ने सरिता से उस लड़के के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, तब सरिता को पता चला कि वो लड़का मंजरी भाभी का भाई है और उस छोटे बच्चे अभय का मामा। उसका नाम अमन है, जो कि वकालत पढ़ रहा है। उम्र में सरिता से कम 5 साल बड़ा होगा। अमन ने धीरे धीरे अपनी बातों और शरारतों से सरिता का दिल जीतना शुरू कर दिया। सरिता शुरू शुरू में तो उसे भाव न देती थी, लेकिन बाद में भी अमन के मोह पास में फंसने लगी। करती भी क्या, वो इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करती थी। अब जाके उसे एक दोस्त, ऐसा दोस्त मिला था जो कम से कम उसके चेहरे पर मुस्कान तो ले आता था। सालों से सौतेली माँ के ताने सुन सुनकर उसका मन शुष्क सा हो गया था, लेकिन अमन उसके जीवन में ओस की बूंदों की तरह आया था और उसने सरिता के मन को भिगो दिया था। अब सरिता के कठोर स्वभाव में थोड़ी नरमी आ गई थी। दोनों छत में जाते और अपने मन की बात पत्रों में लिखकर एक दूसरे को पहुंचा देते। कभी कभी दोनों बगीचों में, अपनी कोठरी में भी मिल लेते। दोनों अब एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। सरिता अब हरगिज भी अमन से दूर होने का नहीं सोच सकती थी, और अमन भी सरिता से ही ब्याह करना चाहता था। वो उसे वकालत की पढ़ाई पूरी होते ही धूमधाम से तुम्हारे साथ ही ब्याह करूंगा, अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। और फिर वो कहता, अमन तो सरता हो तभी अच्छी लगती है, गर्म पवन तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हमारी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। सरता, अमन मैं तुम्हारे बिन और तुम मेरे बिन अधूरी हो। और ऐसी बातें सुनकर सरता शर्म से अमन के सीने में अपना मुंह छुपा लेती। दोनों का प्यार ऐसे ही परवान चढ़ रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। और एक दिन सरता की सौतेली माँ श्यामा बगीचे की केटरी में उपले उठाने गई। कोठरी के किवाड़ अंदर से बंद नहीं थे, केवल अटके हुए थे। उसने जैसे ही कोठरी के किवाड़ खोले तो उसने देखा कि अमन सरिता की गोद में अपना सिर रख के लेटा हुआ है और सरिता उसके बालों को सहला सहलाकर बातें कर रही है। अब श्यामा ने जब ये नजारा देखा तो वो गुस्से में उबल पड़ी। उसने अमन से पूछा, कौन हो जी तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मालूम होता है कोई खिचड़ी पक रही है यहाँ। अब अमन की सिट्टी विट्टी गुम, वो डर के मारे कुछ ना बोल पाया। तभी उसे बचाने के लिए सरिता बोल पड़ी, माँ ये मंजरी भाभी के भाई है, मैंने तो उससे पूछा, तो फिर क्यों मेरे सवालों का जवाब दे रही है? और तुम बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों खड़े हो जाते हो? जाते क्यों नहीं? रामा गुस्से से बोली। रामा की बात सुनकर अमन वहां से चला गया और सरिता उससे जाते हुए देखती रही। उस कोठरी में एक कोने में लकड़ियों का ढेर पड़ा था।
रामा ने उस ढेर में से एक लकड़ी उठाई और सरता को मारना शुरू कर दिया। सरता ने अपना कोई भी बचाव नहीं किया और चुपचाप मार खाती रही। जब रामा सरता को मारते मारते थक गई तो खुद ही उसने मारना बंद कर दिया और उसने सरता को उस कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन सरता ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। दोपहर से शाम हो गई। सरता भूखी प्यासी ऐसे ही उस कोठरी में पड़ी रही। इधर अमन ने परेशान होकर हीरालाल से ये कह दिया कि तुम्हारी जीजी भूखी प्यासी कोठरी में बंद है, जरा अपनी माँ से कहकर उसकी मदद करो। हीरालाल को ये पता हुआ तो उसने फौरन अपनी माँ को आकर बताया। हीरालाल की माँ से ये सब देखा न गया और उसने अपनी जेठानी रामा से उसे कोठरी से बाहर निकालने को कहा। रामा बोली, आई बड़ी सिफारिश करने वाली, पता है आज मैंने उसे एक लड़के के साथ रंगों हाथों पकड़ा है। आ जाने दो इसके बाप को, जो इसकी बहुत तरफदारी करता है उसे सब बताऊंगी कि तुम्हारी लड़की कैसी कैसी करतूतें करती है। सरता की गलती देखकर हीरालाल की माँ भी चुप हो गई। उस दिन के बाद रामा ने शीतल को घर में ही नजरबंद कर दिया और आनन फानन में सरता का ब्याह भी तय कर दिया गया। इधर अमन ने ये खबर सुनकर तड़प उठा। एक दिन चिट्ठी लिखकर उसने हीरा के हाथ भिजवाई कि वो सरता से मिलना चाहता है। रात में बगीचे के पास मिलो। सरता रात को बगीचे में उससे मिलने गई और अमन ने रोते हुए सरता को गले से लगा लिया और बोला, सरता ब्याह मत कर, मना कर दे इस ब्याह के लिए। कुछ दिन बस मेरा इंतजार कर ले, पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुमसे ब्याह कर लूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकती अमन, अब कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मेरा और तुम्हारा साथ बस इतना सा ही था। मैं अब अपने माँ बाप को और धोखा नहीं दे सकती। और इतना कहकर सरता ने खुद को अमन की बाहों से छुड़ाया और चली गई। अमन वहीं बगी रोता रहा बगीचे में घुटनों के बल। कुछ दिनों में सरता का ब्याह हो गया और उसकी विदाई में अमन ने बहुत आंसू बहाए। जब सरता दोबारा ससुराल से अपने मायके लौटी तो उसे पता चला कि अमन शादी के 2 दिन बाद ही अमन ने अपने गांव जाकर नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सुनकर सरता बहुत रोई और मन ही मन उसने अमन से माफी मांगी। अब सरता दोबारा ससुराल पहुंची। उसका ससुराल में अब मन लगने लगा था। चूंकि उसके पति मनोज का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वो काफी खुश मिजाज और मिलनसार था। वो सरता का भी बहुत ख्याल रखता था। लेकिन मनोज के माँ बाप नहीं थे। उसे उसकी बड़ी बहन चंदा ने ही अपने घर पर आसरा दे रखा था। चूंकि चंदा निसंतान थी, इसीलिए वो मनोज को अपने बेटे जैसा और सरिता को बहू की तरह मानती थी। मनोज एक बस कंडक्टर था। आमदनी इतनी हो जाती कि वो सरिता को खुश रख सकता था। इसी तरह 3 साल बीत गए, लेकिन सरिता की गोद ना भरी। अब चंदा को ये लगने लगा कि कहीं सरिता भी उसकी तरह निसंतान न रह जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद भगवान ने सरिता की सुन ली। खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को 3 महीने ही बीते कि एक दिन मनोज का बस का एक्सीडेंट हो गया। काफी मुसाफिर हताहत हुए, कुछ की मौत भी हो गई और मरने वाले लोगों में बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे। इस खबर से सरिता बिल्कुल हिल गई। उसे लगा था कि शायद वो दुख झेलने के लिए ही पैदा हुई है। इसी तरह पति की मौत का दुख झेलते हुए सरिता ने कुछ महीनों बाद एक लड़की को जन्म दिया और प्यार से उसका नाम आर्या रखा। लेकिन अब भी सरिता के दुखों का सिलसिला थमा नहीं था। उसे ये तो पता था कि उसका नंदोई आकाश अच्छे चरित्र का आदमी नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उस पर भी खराब नियत रखता है। एक दिन दोपहर के समय सरिता घर पर अकेली थी तो आर्या को सुलाकर दोपहर का खाना बनाने जा रही थी। चंदा बाजार गई हुई थी। इतने में आकाश घर आया और उसने देखा कि चंदा घर पर नहीं है। वो तो इसी मौके की तलाश में था। उसने सरिता को अकेली पाकर घर का दरवाजा बंद किया और पीछे से जाकर उसे दबोचने की कोशिश की। लेकिन सरिता ने अपने आप को बचा लिया और वो हट गई। लेकिन अपना बार खाली देख आकाश गुस्से से लाल होकर बोला, आज तो चाहे जो हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो चंदा भी घर पर नहीं है, तुझे भला कौन बचाएगा। ये सुनकर सरिता गिड़गिड़ाते हुए अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। लेकिन वो राक्षस कहाँ मानने वाला था। इतने में बच्ची जाग उठी और जोर जोर से रोने लगी। तब पड़ोस में रहने वाली काकी ने अपने घर से आवाज दी, क्यों रे चंदा, बच्ची को क्यों रुला रही है। तभी सरिता आकाश से बोली, आपने अगर कोई हरकत की तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला लूंगी। अगर हिम्मत है तो चिल्ला और बुला ले सबको। आकाश बोला, मैं सच कह रही हूँ, कोई लिहाज नहीं करूंगी। सरिता फिर से बोली। लेकिन तब भी आकाश नहीं माना। मजबूर होकर सरिता ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी आकाश दाव खेल गया और उसने सबसे ये कहा कि ये मेरे गले पड़ रही थी। क्या करे बेचारी, जवान खून है, जवानी संभाली नहीं हो रही है। जवानी के जोश में इसने ये भी नहीं देखा कि मैं इसके बाप के समान हूँ। कहने लगी, हल्ला मचा देंगे। मैंने बहुत समझाया कि ऐसी हरकतें भले
भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देती, लेकिन ये कहाँ मानने वाली थी, बस लिपटने लगी मुझसे। मैंने मना किया तो हल्ला मचाकर आप सबको बुला लिया। कलंकिनी कहीं की, कुलच्छनी कहीं की, जा कहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मर, बदन की आग ठंडी हो जाएगी। ये सुनकर सरता चुप ना रह सकी और बोली, ये आदमी झूठ बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसी समय चंदा भी आ गई और ये सब तमाशा देखकर वही करम पर हाथ धरकर बैठ गई। फिर बोली, आप सब लोग जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। ये देखकर सरिता बोली, जी मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। दोषी तो सीता भी नहीं थी, फिर भी अग्नि परीक्षा भी दी तो उसी ने दी थी। मुझे पता है कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन तू ये क्यों भूल रही है कि ये समाज पुरुषों का बनाया हुआ है, जो वो चाहेंगे वही होगा। चंदा बोली। उस समय तो चंदा इतना बोलकर चुप रह गई, लेकिन रात को उसने सरिता से कहा कि मैं कब तक तुझको बचाती रहूंगी। तू ऐसा कर, बच्ची को यहीं मेरे पास छोड़कर शहर चली जा, मैं सब संभाल लूंगी। और रातों रात चंदा ने सरिता को कुछ पैसे देकर शहर जाने वाली बस में बैठा दिया। इधर आकाश को मौका मिल गया और उसने सरिता को बदनाम करने के लिए ये कह दिया कि वो किसी के साथ भाग गई। खानदान का नाम बदनाम कर दिया और आकाश ने सरिता के पिता से कहा कि बच्ची को ले जाएं, हम उसे नहीं रखेंगे। सरिता के पिताजी आर्या को ले आए, लेकिन सौतेली माँ ने भी पालने से मना कर दिया। हीरा की माँ नन्ही सी बच्ची को ना छोड़ सके और उसकी जिम्मेदारी उसने ले ली। उधर शहर में जब तक सरिता के पास पैसे थे तो वो जी रही थी, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद वो भूखे मरने लगी। एक दिन इसी तरह भूखी प्यासी वो सड़क के किनारे जा रही थी और चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। सड़क किनारे एक छोटी सी गुमटी में लोहार अपना काम कर रहा था। उसने सरिता को बेहोश देखा तो उसके मुंह पर पानी छिड़का। सरिता होश में आई तो उसने पूछा, तुम कौन हो बहन, तुम्हारे साथ में कौन है? तब सरिता ने अपनी राम कहानी उस लोहार को सुना दी। वो लोहार बोला, बहन तुम यहीं रह सकती हो, मेरा हाथ बटा दिया करो, जो रूखी सूखी सूखा पकाओगी तो तुम भी खाया करो और मुझे भी दे दिया करो। इस तरह सरिता उस लोहार के संग उसकी बहन बनकर रहने लगी। लेकिन एक दिन गांव से कोई व्यक्ति शहर आया होगा तो उसने सरिता को उस लोहार के संग देख लिया। उसने सारे गांव में ये कह दिया कि वो किसी लोहार के साथ मुंह काला करती फिरती है। आकाश ने सही कहा था, वो उल्टा ही थी। इसी तरह आकाश सही साबित हो गया और सरिता बदचलन आवारा साबित हो गई और कुछ दिनों बाद वो लोहार भी तपेदिक से मर गया और एक बार सरिता फिर अकेली हो गई। लेकिन इस बार वो अनाथालय में अनाथ बच्चों का सहारा बनकर उनकी सेवा करने लगी। वो इसके लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना लेती थी। उसे रहने के लिए वही जगह मिल गई थी, लेकिन जब उसका शरीर कमजोर होने लगा वो मथुरा चली गई और वहां उसने वृद्धाश्रम में सहारा लिया। फिर जब हीरा की शादी हो गई तो दोनों पत्नी ने आर्या को माँ बाप की तरह संभाल लिया। हीरा को भी सरिता की पूरी सच्चाई पता नहीं थी। उसे तो बस वो ही मालूम था जो समाज ने उसे बताया था। उसने आर्या को भी वही बताया, लेकिन जब सरिता जीजी हीरा को मिली तब उससे सारी सच्चाई मालूम हुई। इसीलिए आर्या बेटा मुझे माफ़ कर दे। उस अभागन को कितने कष्ट झेले हैं उसने आज उसके सीने से लगाकर उसके सभी कष्टों का निवारण कर दे। हीरालाल जी बोले। सुनकर आर्या फूट फूट कर रोने लगी और हीरालाल जी बोले, मामा जी मुझे माँ के पास ले चलिए। हीरालाल जी आर्या को सरिता के पास ले गए। सरिता बाहर पेड़ के पास बने चबूतरे पर बैठकर रो रही थी। आर्या फौरन जाकर सरिता से लिपटकर बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ। तब सरिता बोली, मैं बेकसूर हूँ बेटा, मैं जानती हूँ माँ। आर्या बोली और दोनों माँ बेटी ऐसे ही लिपटकर रोते रहे। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।